नाज़रीन की खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान का आदाब। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यकीनन आपने देखा होगा कि जैसे ही 10th के यानी कि SSLC के नताइज का ऐलान हुआ, हर तरफ दौड़ मची हुई है। एक तरह का एक अलहदा माहौल पैदा हो गया है। वो बच्चे जहाँ 10th पास किए हैं उन घरों में खुशी का माहौल है और ये एक अहम पड़ाव था माँ बाप के लिए भी, और दूसरे ख़ानदान में भी अगर बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे का नतीजा क्या हुआ, ये उनसे पूछ रहे हैं। और इसके बाद एक ही फ़िक्र सबके जहनों में गूंज रही है, वो है कि आगे की तालीम क्या हो, कौन कौन से कोर्सेज़ का इंतखाब करें और कौन से कॉलेजेस को जाएं और कौन से कॉम्बिनेशन में हम दाखिला लें। इन तमाम मसाइल का हल हमारे लिए यहाँ मौजूद है। आप इसके ताल्लुक़ से दिलचस्पी रखते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही मानख़ीज़ होगा। इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए यहाँ पर मौजूद हैं माहिर तालीमात डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक पाशा साहब, जो कि एक अरसे दराज से रोज़नामा सालार में मज़ामीन तालीम के सिलसिले में लिख रहे हैं, और उनके साथ साथ हैं डॉक्टर फ़जीलत उज़्मा साहिबा भी। हम आपका दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि बहुत सारे माँ बाप अभी कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि उनको 10th के बाद क्या करना चाहिए। SSLC एक अहम पड़ाव होता है, एक अहम मंजिल होती है, एक अहम मोड़ है उनकी ज़िंदगी का। 1वीं क्लास से 10th तक पहुँचते पहुँचते 10 साल का अरसा उन्होंने तालीम के मैदान में सर्फ किया है। अब यहाँ वो ज़िंदगी को एक हुस्न देना चाहते हैं, एक रुख देना चाहते हैं, एक नया मोड़ देना चाहते हैं, एक नया इनकलाब लाना चाहते हैं। आप क्या मशवरा देंगे? जी, सबसे पहले मैं दिली मुबारकबादी देना चाहूँगा उन सब स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने रिकॉर्ड परसेंटेज का रिज़ल्ट्स लेके आए हैं, 85%, जो एक अपने ही एक ख़ुद का मिसाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जिन बच्चे 10th स्टैंडर्ड यानी SSLC में अच्छे मार्क्स लिए हैं, पास हुए हैं, वो आगे क्या करें और क्या कर सकते हैं, किस तरह अपना डिसीजन ले ताकि आगे जाके उनका मुस्तकबिल और कामयाब और बेहतर मजबूत बन सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो भी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किए हैं अपने बच्चे, उन्हें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो या जो भी और कुछ उनके जो इंटरेस्ट हैं उस चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ से जो रास्ता वो तय करेंगे वही रास्ता उन्हें मंजिल तक लेके जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें यहीं पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो किस सब्जेक्ट जाएंगे। PCMB लेना है उन्हें, PCMB में किस तरह से तैयारी करें, तैयारी करने के बाद वो किस तरह से एग्ज़ाम फेस करें तो आगे बढ़कर वो एक कामयाब डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसी तरह इंजीनियर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं या कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये गौर करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, टीचर से कंसल्टेशंस करें, एक्सटर्नल यानी कि बाहर जो भी हालात हैं उसके बारे में भी सोचें, समझे, जानकारी लें और अपने आप को इस तरह तैयार करें कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उन्हें जाके मददगार साबित हो। और एक बात और एक पॉइंट मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगा कि उनकी खुद की काबिलियत के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जी। सिर्फ पेरेंट्स बता दिए या कोई उनके मामा या चाचा बोल दिए, इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लेना बिल्कुल गलत बात होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ या कुछ आर्ट्स क्राफ्ट या जो भी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे उसमें भी ढालना चाहिए। हमें ये भी याद रखना है कि आज के दौर में हर प्रोफेशन उन्हें कामयाबी की बुलंदी पे लेके जा सकता है, लेकिन सही रास्ता समझना, उसको तलाश करना, सेलेक्ट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है।
डॉक्टर फजीलत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा ही नताइज का ऐलान हुआ हमने देखा कि एक बड़ी तादाद लड़कियों की भी इसमें कामयाब हुई है। दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, चचा मामू मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, ये उनके घर पहुँच रहे हैं, एक जश्न का सा माहौल है। तो लड़कियाँ भी अपनी तालीम जारी रखना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या मुफीद मशवरों से नवाजेंगी? ये हमारे लिए बेहद फ़ख्र की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने बहुत उम्दा तरीके का रिज़ल्ट हमें दिखाया है और बेहद हमारे लिए एक खुशी का माहौल है कि लड़कियों ने इस बार भी अच्छे से अच्छे नताइज पेश किए हैं हमारे लिए। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी अपनी हायर एजुकेशन जारी करनी चाहिए, ना कि बस ये इसी में इत्मीनान पालें कि हाँ हमने 10th कंप्लीट कर लिया और मैं अब कुछ आगे नहीं पढ़ूँगी। तो इसमें एक ज़िम्मेदारी माँ बाप की भी बनती है कि वो अपने बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ाई के लिए पढ़ाई के और तवज्जो दें और अच्छे से अच्छे आला दर्जे के कोर्सेस में उनका दाखिला करवाएं। और आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं होम साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, जिसकी वजह से लड़कियां अपने आप को और ज़्यादा होनहार और अपना मुस्तकबिल खुद बना सकती हैं। तो बेहतर है कि उनका तालीम का सिलसिला भी नहीं रुकना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए, उनके लिए भी मौक़े हैं जी। तो आपने कहा कि लड़कियों का जो फ़ीसद है नताइज का वो ज़्यादा है, अक्सर ये क्यों होता है डॉक्टर जी? साहब, ख़ास तौर जहाँ पढ़ाई की बात आती है, ये देखा गया है कि लड़कियों की कामयाबी का परसेंटेज ज़्यादा है। ये सिलसिला बहुत सालों से चलता हुआ है। तो इस साल नतीजे भी जैसे हम लोग समझे थे उसी तरह से आए हैं। 90% से ज़्यादा लड़कियां अपने एग्ज़ाम्स में कामयाब हुए हैं और अव्वल दर्जे के मार्क्स के साथ कामयाब हुए हैं। जी। ये फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, हमारे मुआशरे के लिए और सब पेरेंट्स के लिए, और एक मिसाल है कि हम आगे बढ़कर हमारे बच्चों को और इनकरेजमेंट दे के और उन्हें फैसिलिटीज़ दे के उन्हें और बुलंद पोजीशंस पे लेके जा सकते हैं। यहाँ हमें ये भी देखना चाहिए कि जहाँ लड़कियाँ कामयाब हो रहे हैं तो हमें उन्हें किस तरह के कोर्सेस में उन्हें दाखिला दिला सकते हैं ताकि उन्हें आगे जाकर वो कोर्स के सहारे अपना करियर भी बना सकें, उसके साथ साथ अपनी पर्सनल घर गृहस्थी का जो भी इंतज़ाम है वो भी कर सके। तो ये सिलसिले में हमें बहुत गौर करना चाहिए। शायद इसके वजह से ही हमें अपना खुद का मुस्तकबिल और उसके साथ साथ मुआशरे का भी जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये बच्चे 10th के बाद तय करते हैं अपना मुस्तकबिल या PUC के बाद करते हैं, तो उम्र की किस मंजिल में और कौन सी जमात में उनका अपना मुस्तकबिल तय कर लेना चाहिए, क्या मशवरा देंगे आप? जी, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि SLC जो भी तलबा अभी एग्ज़ाम में पास किए हैं उनकी उम्र करीबन 15 या 16 साल के आसपास रहेगी। यहाँ पे गाइडेंस की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा 18 या 20 साल के बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें खुद डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप होगी। मतलब यह है कि हमें उनके साथ और ज़्यादा वक्त बिता के उन्हें ये बताना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को 10 साल या 15 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, तो आप किस करियर ऑप्शंस में आप समझ सकते हैं कि मैं खुद कर सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। मसलन एक स्टूडेंट उसको पायलट बनना है, आजकल हमें देखते हैं कि बहुत यंगस्टर्स कहते हैं कि मुझे पायलट बनना है या हमें आर्मी में जाना है। उमूमन बच्चे भी जब पूछा जाता है कि बच्चा आप बड़े बनकर क्या बनना चाहोगे, तो मैं पायलट बनूंगा, वो कहते हैं। वो एक दौर था जहाँ पे कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो आज का एक दौर है कि मैं पायलट बनूंगा, आर्मी जाऊंगा। खैर वो वक्त की बात है, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर पायलट भी आप बनना चाहते हैं तो उसके तहत आपको इंजीनियरिंग जाना पड़ेगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है, और आपको साइंस में, फिज़िक्स और मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मतलब यह है कि हमें स्टूडेंट्स को ये पूरी तरह बताना है कि आप कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हो, तो उस तरफ आप कामयाबी के लिए क्या क्या जद्दोजहद यानी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, बारीकियों के बारे में हमें
एज ए पेरेंट, एज ए टीचर एंड एज ए मुआशरे के जो भी कामयाब लोग हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करके मशवरा लेके उन्हें हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। जी। डॉक्टर फजीलत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 10th के बाद उमूमन पीयूसी में दाखिला लेते हैं, लेकिन चंद ऐसे कोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो इंजीनियरिंग में दूसरे साल में दाखिला ले सकते हैं या डिग्री में दूसरे साल में दाखिला ले सकते हैं, मसलन डिप्लोमा है। इस सिलसिले में आप क्या वजाहत करना चाहेंगी? ज़रूर ये डिप्लोमा कोर्सेस सब अवेलेबल हैं। 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा करना चाहता है, ऐसे कोर्सेस ईजाद किए गए हैं जहां वो डिप्लोमा कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेस 3 साल के लिए होते हैं और डिप्लोमा करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि वो आइंदा जाकर डिग्री करे या कोई इंजीनियरिंग कोर्सेस में अपना दाखिला करवाए, तो इनके लिए 1 ईयर एग्जाम्शन होता है, तो 1 साल की छूट होती है इनके लिए। तो वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं। और एक और एडवांटेज इसमें ये है कि डिप्लोमा और डिग्री करने के साथ साथ इनको एक फोकस या एक गोल मिलता है उनको, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट, सब्जेक्ट इंटरेस्ट जो भी है इनका, तो वो उस राह में जा सकते हैं। अपनी इंटरेस्ट को वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और सिर्फ उसी फील्ड में वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हो तो वो 3 साल का डिप्लोमा भी ले सकता है 10th स्टैंडर्ड के बाद, और उसके बाद वो अगर चाहे तो इंजीनियरिंग डिग्री भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर सकता है, जिस वजह से वो ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज हासिल कर सकता है उस फील्ड के बारे में, और उसके आइंदा करियर और उसके फ्यूचर के लिए वो बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो। जी जी। डॉक्टर फारूक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 10th तो पास कर लिया है और मार्क्स भी अच्छे हैं माशाअल्लाह, लेकिन यहाँ जैसा कि आपने कहा कि मामू कहते हैं कि ये कोर्स अच्छा रहेगा, फूफी कहते हैं कि ये कोर्स अच्छा रहेगा, वालिद साहब कहते हैं कि ये कोर्स, अब इसमें बच्चा कन्फ्यूजन में है, तो वो तय करे तो क्या तय करे और उनके माँ बाप किससे मशवरा लें? आप इस सिलसिले में थोड़ी बहुत रहनुमाई फरमाएं। जी, ये एक दौर था जहाँ पे डॉक्टर के बच्चे डॉक्टरी बने, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियरिंग बने, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज हम इस दौर में आ गए हैं जहाँ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ नए नए करियर ऑप्शंस आ गए हैं, नए नए कोर्सेस आ गए हैं, नए नए ऑप्शंस आ गए हैं। हमें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ऐसे चंद नए कोर्सेस हैं जहाँ वो आगे बढ़कर अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, ऑफलाइन क्रिएटिविटी, ऐप फॉर्मेशन, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड रिलेटेड ऐसे कुछ नए कोर्सेज पिछले 2 या 3 साल से हमें नए सीखने को मिल रहे हैं, जहाँ जो कोर्सेज पहले हम देखे भी नहीं थे या सुने भी नहीं थे। मसलन जब हम खुद स्टूडेंट थे जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड कोर्सेज थे, लेकिन 20 साल या आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं तो ऐसे कुछ चंद नए कोर्सेस हैं जिनका बेहद ज़रूरी है सीखना, और आगे जाकर वो उन कोर्सेस ही बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो मतलब यह है कि हर स्टूडेंट को ये समझना है कि कोर्सेस सिर्फ आज की तारीख में नहीं, आगे बढ़कर 10 साल या 15 साल के बाद वो किस तरह से उस फील्ड में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और अपने आप को कहाँ पर वो ढाल सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि आप पिछले महीने न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, स्टूडेंट्स जो 12 या 13 साल या 15 साल की उम्र के बच्चे हैं वो खुद अपना ऐप तैयार कर रहे हैं और आप तैयार करके वो गवर्नमेंट के लिए दे रहे हैं। बीबीएमपी और जैसे कि मसलन जैसे बीएमटीसी बसेस के ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट होगा या आपको ये ट्रेन टाइमिंग्स मैनेजमेंट, मतलब बच्चे कामयाब हैं, हुनरदार हैं, लेकिन उन्हें एक दिशा या डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो हमें ये बहुत बेहद ज़रूरी है कि हमें उनको एनकरेज करें और उनसे पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो उस तरीके से हमें उन्हें डायरेक्शन दें, ना कि हम उन पर फोर्सेबली बोले कि तुम यही बन जाओ, यही है, यही जाना है। तो हमें इन चीज़ों से भी बाहर है, जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, उन चीज़ों से भी बाहर आकर हमें बच्चों की कामयाबी, बच्चों के जो इंटरेस्ट है वो व्यू पे हमें उन्हें आगे लेके जाना है। जी, बच्चों की दिलचस्पी पर मुनहसर है, तो उसी रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ना है, तभी उन्हें आसानी से मंजिल
तय करने में आसानी होगी, आसानी से मंजिल हासिल कर सकेंगे। मैं डॉक्टर साहिबा आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाज़ बच्चे, ये कहा जाता है कि 10th टर्निंग पॉइंट है और कहा जाता है कि PUC टर्निंग पॉइंट है, तो दरअसल दोनों में कौन सा टर्निंग पॉइंट है? ये एक्चुअली बहुत दिलचस्प सवाल है, मैं कहना चाहूँगी आपसे। ये एक है कि 10th में मैं समझती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में एक मुकाम आ जाता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, जहाँ वो सोचे आगे कि मैं किस फील्ड में जाना चाहूँगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, और ज़्यादा हद तक उसका एक डिपेंडिंग फैक्टर उसके मार्क्स भी होते हैं इसमें। तो इसमें ये हम लोग देख सकते हैं कि जो बच्चे मोर देन 80% लेते हैं वो ज़्यादातर साइंस के तरफ ही उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, या वो जो बच्चे जो 60 to 70% लेते हैं वो ज़्यादातर कॉमर्स की तरफ उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और ऐसे भी बच्चे हैं आजकल जो 90% के ऊपर लेकर भी उनको ये ह्यूमैनिटीज़, जो सोशल साइंस हम बोलते हैं, या जो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो उसके तरफ भी उनका झुकाव ज़्यादा है। तो मैं ये समझती हूँ कि आजकल पेरेंट्स को उनके मार्क्स पे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनाना चाहिए मार्क्स को, उनका इंटरेस्ट जो भी है बच्चों का, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देकर, उस पर ज़्यादा फोकस देकर वो उनको तय करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि वो कहा जाता है कि फ्रंट बेंचेस में जो बच्चे बैठते हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, दरमियान में हैं वो टीचर्स, और आखिर में पॉलिटिशियन। ये फ़लसफ़ा किस हद तक दुरुस्त है या क्या है? जी, जैसे हालात हैं वो देखते हुए आप जो कह रहे हैं शायद वो बिल्कुल सच है। लेकिन आप थियरी बेस पे तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सच नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को मेहनत करना ज़रूरी है और दिलचस्पी होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ कामयाब बनना भी ज़रूरी है, चाहे कोई भी फील्ड हो। लेकिन ये एक हद तक हमें मालूमात भी होना है। अगर आप कुछ ज़्यादा टारगेट रख रहे हैं या बहुत बड़ा आपका इरादा है, तो उसके साथ साथ मेहनत भी बड़ी लगेगी और आपको उसका उतना ही डिसिप्लिन भी होना चाहिए। मतलब आप डॉक्टर बनना है, आपको सर्जन बनना है, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत भी उतनी ही लगेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है। तो आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी उतनी ही डिसिप्लिन की ज़रूरत है जितनी कि आप डॉक्टर में लगाए। तो इन चीज़ों के बारे में हमें बच्चों को मालूमात करना है। तो हमें ये भी एक दौर है कि नहीं मैं आराम रहूँगा या मुझे ऐसे ही चल जाएगा, नहीं। हर कामयाब स्टूडेंट के पीछे डिसिप्लिन होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ उनकी तैयारी, चाहे स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, फील्ड कोई भी लो, लेकिन उसके साथ साथ जो भी मुश्किलात आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो अपने आप को उसमें ढालें, समझें और पेरेंट्स के साथ रहें। ये कुछ कन्फ्यूजन ना हो। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं, माँ बाप चाहते थे कि अपना बच्चा डॉक्टर हो, बच्चा कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट अपना स्पोर्ट्स में दिखा रहा है, तो आगे बढ़कर वो ना कि वो स्पोर्ट्समैन बन सका ना डॉक्टर बन सका। तो इस कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ना वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा है, ना जो माँ बाप चाह रहे हैं उसमें आगे बढ़ा है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? जी, अब हमारे पास हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत से चेंजेस आ गए हैं जहां आप प्रोफेशनल करियर और आपको एकेडमिक करियर दोनों बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा यहाँ। अगर ये कोई लड़का एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, तो वो 10th स्टैंडर्ड के बाद अपना पूरा तवज्जो, इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में लगाएं। पढ़ाई के लिए इवनिंग कॉलेज ऑप्शंस हैं और ओपन कोर्सेस ऑप्शंस हैं, तो वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकता है, साथ साथ स्पोर्ट्स या जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है कि दोनों को बैलेंस करना है। जी। आगे चलकर 2 या 3 साल में कोई एक हाथ में आया, एक हाथ में निकल गया, वो होना नहीं है। क्योंकि आपको एक बात सही याद, आपको कंसंट्रेशन करना है कि आपके पास सही पढ़ाई, सही डिग्री होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी काटना है। जब आपके पास नॉलेज की कमी है या डिग्रियों की कमी है, कहीं ना कहीं वो आपको रुका, कहीं ना कहीं एक हद पे जाके आपको रुका देगा। तो उन चीज़ों के बारे में हमें ख्याल रखना। डॉक्टर साहबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चूँकि बहुत सारे माँ बाप ये करते हैं कि जो
अच्छा कॉलेज है, चाहे वो घर से बहुत फासले पर है, बहुत दूर हो, उनको जाने में 2 घंटे लग जाएं, आने में 2 घंटे लग जाएं, 1-1 घंटा लग जाए, तो ऐसी कॉलेजेस में दाखिला दिलवा देते हैं और बच्चे वहाँ से आने तक थके हुए होते हैं, पढ़ नहीं पाते। आप उनके लिए क्या मशवरा देंगी? पहले तो माँ बाप का ये भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को किसी भी मुश्किलात में जानबूझ के ना ढकेलें, और ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि बहुत फासले में जो कॉलेज है वहीं पे दाखिला दें, क्योंकि आजकल बहुत हद तक बहुत सारे कॉलेजेस का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी आजकल बहुत अच्छे कोर्सेस अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए अपनी पढ़ाई को जारी करने के लिए। तो इसीलिए मैं भी ये गुजारिश करना चाहूँगी सारे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को ऐसी मुश्किल में ना डालें। अगर कोई बच्चा ऐसी मुश्किल में है तो उसके लिए एक और ऑप्शन ये भी है कि आजकल बहुत सारे वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसके ज़रिए वो अपने थियोरी या प्रैक्टिकल्स साइंस के मामले में, बिकॉज उनको फर्स्ट पीयू और सेकंड पीयू में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो वो भी एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है उनका इंटरनेट के ज़रिए। तो ये भी वो लोग ये फैसिलिटी वो अवेल कर सकते हैं। तो आजकल हर बच्चे के पास स्मार्टफोन तो होता ही है और इंटरनेट भी बहुत आम बात है आजकल के स्टूडेंट्स में, तो ये वो यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारे जो भी एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, तो दौरान ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या जब भी वक्त मिले बस में या ऑटो में, जैसे भी वो ट्रैवल करते हो, तो इसमें एक रिवीजन भी हो जाएगा उनका और उनको और बेटर एक अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी उस टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में। कोरोना ने हर एक बच्चे के हाथ में हथेली में मोबाइल थमा दिया, चाहे वो पहले क्लास का तालिब इल्म हो, 10th का हो। तो बहरहाल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बाज़ बच्चे ये देखा जाता है कि दाखिला तो लेते हैं पीयूसी में, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं, लेकिन वहाँ जो पढ़ाई होती है इतनी तेज़ होती है, उसके साथ ये नहीं चल सकते, उस रफ्तार के साथ ये नहीं दौड़ सकते। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? क्या वो घर पे ही रहकर पढ़ाई करें, अटेंडेंस का भी मसला रहता है, या कोई दूसरा तरीक़ेकार है? बाज़ औक़ात देखा गया है कि सुबह में 8 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक तो ये पढ़ाई चलती है। अब आके वो पढ़ेंगे तो वक्त नहीं मिलता उनको, थका हुआ जहन लेके आते हैं, तो उनके लिए क्या सूरत है? जी, अगर हम मौजूदा हालत की बात करेंगे तो अब ऑफलाइन क्लासेस सब शुरू हो गए हैं। 2 साल के बाद हम लोग वापस ऑफलाइन क्लासेस में आए हैं, वापस क्लासरूम एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हमें 2 चीज़ों के बारे में बहुत गौर करना है। सबसे पहले कि हमें एकेडमिक्स किस तरह से मिल रही है, जी मतलब टीचर्स किस तरह पढ़ा रहे हैं, टीचर्स किस तरह समझा रहे हैं और स्टूडेंट किस तरह समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में गौर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे क्वालिटी नहीं है, आप कितने भी डिस्टेंस जाएं, कितने भी दूर चले जाएं, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो एकेडमिकली वेल क्वालिफाइड टीचर्स होना, उन्हें सही तरीके से पढ़ाना और उन्हें समझाना, नोट्स वगैरह देना और उनमें इंटरेस्ट जो बच्चों में लाना है, वो सिर्फ एक टीचर ही कर सकता है। और टीचर्स की ये भी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस तरह समझाएं ताकि स्टूडेंट इजी से समझ जाए। वो बात पैदा नहीं होती जो आप ऑनलाइन क्लासेस या वीडियोस देखकर आप सीखना चाहते हैं, क्लासरूम के जो माहौल में आप सीख सकते हैं, वो नहीं बात बनती। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, साइकोलॉजी के भी कोर्सेस हैं 10th के बाद, आप किस तरह के कोर्सेस हैं, इस सिलसिले में थोड़ी वजाहत फरमा दीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुज़र के आए हैं। जो भी कोरोना का दौर था वो बेहद कठिन दौर था पूरे मुआशरे के लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए बट पूरे मुआशरे के लिए बहुत मुश्किल दौर था ये। तो क्योंकि अभी हम थोड़े उससे निकल के बाहर आ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने देखा है कि दौरान कोरोना बहुत सारे बच्चे और बड़े भी बहुत से साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें से वो थे, शायद घिर गए थे, शायद उनके घर में अगर किसी वजह से किसी को कोरोना हो गया हो, कोविड हो गया हो, या किसी की डेथ हो गई हो कोरोना की वजह से,
तो ये सब फैक्टर्स उनको डिप्रेशन या दूसरे कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में लेके जा चुके हैं। और बच्चे भी बहुत सारे स्ट्रेस में थे क्योंकि बहुत देर तक वो घर में ही रहे, अपने फ्रेंड से दूर रहे, अपने टीचर से दूर रहे, तो बिल्कुल बाहरी दुनिया का एक माहौल ही उनको नहीं मिला। तो इस वजह से आजकल साइकोलॉजी के कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और इसमें भी बहुत सारे स्ट्रीमलाइंड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर कोई बच्चा साइकोलॉजी लेना चाहता है तो 10th स्टैंडर्ड के बाद वो आर्ट्स ले सकता है और उसके बाद बीएससी डिग्री ले सकता है साइकोलॉजी में। तो उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है जहाँ पे आपको आइंदा चलकर करियर में हॉस्पिटल्स में आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि आप वहाँ पे भी ये जो भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है या जो भी स्ट्रेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिप्रेशन की वजह से जो दिमागी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे तो ये भी एक मैदान है, आप उसका भी इंतखाब कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहबा, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत सारी मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं। यकीनन हमारे पेरेंट्स, हमारे तालिब इल्म इससे फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपका दूरदर्शन की जानिब से, चंदना चैनल की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया।